बता दिए थे, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन के द्वारा दिया गया था। और ये भी बताया था कि ये किस बेसिस पे दिया था, केपलर के लॉ पर, समझ में, केपलर के नियम पे, है ना। केपलर जिस ईस्वी में मर गया था उस ईस्वी में न्यूटन का जन्म हुआ था, ऐसा शायद जानते हैं हम, है ना। तो कल हम बताते थे केपलर ने 3 नियम बताया था, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ पीरियड्स, ठीक है। लॉ ऑफ ऑर्बिट बता दिए थे, थोड़ा ड्रॉ कर दिया हो। देखो लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरियाज, देखो the line joining come in, the line joining from the sun and the planet, the line joining from the sun and the planet, line joining from the sun from the sun and the planet covers equal area का स्पेलिंग ए आ रही है, इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, देखो that is देखो that is according to figure if T1 बराबर T2 then एरिया, इसको O मान लो, AOB बराबर एरिया COD, T1 बराबर T2 बराबर टाइम डी है। T1, T2 टाइम पीरियड है, ठीक है। और अगर T1 बराबर T2 रहेगा तब एरिया AOB एरिया COD के बराबर हो जाएगा। देखो तीसरा लॉ ऑफ पीरियड्स, लॉ ऑफ पीरियड्स, देखो द स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन बाय द प्लैनेट, the square of time taken by a planet, the square of time taken by a planet to complete a revolution around the sun, देखो लिखो the square of the time taken by a planet, the square of the time taken by a planet to complete a revolution around the sun, is directly proportional to
directly proportional to the cube of semi major axis, cube of semi major axis of the elliptical orbit, semi major axis of the elliptical orbit, law of periods. ठीक है, देखो that is mathematically r cube t square directly proportional to r cube. जहाँ t क्या है, टाइम पीरियड है किसी प्लैनेट के द्वारा सूर्य के चारों तरफ चक्कर में जितना समय लगता है। मरकरी कितना लगता है, 88 डेज बताया था तुमको। पृथ्वी कितना लगता है, इधर जो प्लैनेट पूरा 4 डेज। तो ये टाइम पीरियड हो गया। ये टाइम पीरियड किसका, सन के राउंड चक्कर लगाने में जितना समय लगता है। तो इसका जो स्क्वायर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, अब देखो बेटा टी स्क्वायर गुना बन जाएंगे, तो आर क्यूब बटा में टी स्क्वायर, आर क्यूब बटा में टी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। ये फिक्स मान आएगा, क्या आएगा, फिक्स वैल्यू आएगा। क्लियर, केपलर लॉ हो गया, वर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, है ना। ये बता देते हैं वर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ना, है ना। अब ये कहाँ से आया, ये ध्यान देना, देखो, है ना। पहले बताते हैं कि कहाँ से आया। जैसे कोई भी हम किसी ऑब्जेक्ट को एक गोल गोल घुमाते हैं बेटा, क्या होता है, क्या कोई वस्तु एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट है बेटा इसी पाथ में मूव कर रहा है, नहीं इधर देने जाता है नहीं इधर से अंदर जाता है। इसका मतलब कोई तो है जो इसको इसी पाथ में चलने के लिए मजबूर कर रहा है, कंपेल कर रहा है। ठीक है, तो कौन कंपेल करता है, दो तरह के फोर्स लगता है बेटा। कोई इमेजिनरी फोर्स लगता है, दिखता नहीं है लेकिन इमेजिनरी फोर्स लगता है ना। दूसरा का दो फोर्स कौन है, एक पहला फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो समझ लिखो, when any object moves along a circular path, when any object moves along a circular path, then two imaginary forces act on the object. When any object moves along a circular path, then two imaginary force act on the object. Two imaginary force act on the object, comma, which maintain the circular motion. Which maintain the circular motion. देखो पहला लिखो सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा लिखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पहला सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
सेंट्रीपिटल लिख दो इनसाइड, तो व्हाट्स इनसाइड लिख दो, ये इमेजिनरी फोर्स वो ऑब्जेक्ट लग रहा है जो अंदर की ओर है ना, जो उसको सेंटर की तरफ दिखता है बेटा, है ना, लिख लो टुवर्ड द, है ना, टुवर्ड द सेंटर लिखो ना, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, फोर्स एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। The imaginary centripetal force को परिभाषा लिख दो, the force which acts, the imaginary force, काल्पनिक बल है ना, रियल फोर्स नहीं है ना, the imaginary force acts toward the center, the imaginary force acts toward the center of the circular path is called centripetal force. The main force which acts toward the center of the circular path is called center of the circular path is called centripetal force. Centripetal force लिखो, ब्रैकेट लिख दो, act inside, अंदर की ओर लगता है ये, एक्ट इनसाइड, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, और ये सेंट्रीपिटल लिख दो, द इमेजिनरी फोर्स व्हिच एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर, ये वो सेंटर की तरफ लगेगा, सेंटर से दूर लगेगा, द इमेजिनरी फोर्स व्हिच एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। नीचे स्टार लिखेगा, acts away from the center, the imaginary force which acts away from the center of the circular path, the imaginary force acts away from the center of the circular path, it's called centrifugal force। नीचे स्टार लिखेगा, centripetal and centrifugal force are both equal in magnitude। देखो ना, दोनों इक्वल होता है। देखो जैसे को देखो, ध्यान से देखना, कोई वस्तु को ऐसे आ रहा है ना, तो अगर ध्यान सुना है, अगर कोई अंदर की ओर पुलिंग फोर्स लगता, जैसे हम सेंटर हैं, जैसे कि मेरा हाथ ऐसे सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, तो हमें सेंटर हो गए, है कि मेरा रेडियस हो गया, अपने आप को अगर सेंटर माने तो मेरा रेडियस हो गया ना हाथ, तो हम ऐसे मूव करेंगे ना, ऐसा क्या। तो अगर कोई खाली फोर्स अंदर की ओर लगता तो ऐसा करने से अंदर आ जाता ना, घुस जाता ना, लेकिन बात कहाँ, ये घुसते घुसते कहाँ यहाँ पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा ना, है। इसका मतलब देखो, कोई अंदर की ओर खींच रहा है तो कोई बाहर को ढकेल रहा है, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो इसलिए ये इसी पाथ को मेंटेन करते 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 फिर ये जाके पहुँच रहा है, फिर ये जा पहुँच रहा है, फिर ये जा पहुँच रहा है ना, समझ में। तो दोनों क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। देखो हम जानते हैं ना, पढ़ाए थे पिछला चैप्टर में, ए बराबर क्या होता है बेटा, एम ए, है ना, सिंस ए बराबर एम ए ना, ए बराबर, तो एम क्या हो गया यहाँ पे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, और ए क्या हो गया, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन काम करेगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो यहाँ पे होता है v²/r होता है बेटा, क्या होता है, v², सर्कुलर मोशन पढ़ाया मैंने दूसरे चैप्टर में, तो v क्या लीनियर वेलोसिटी होता है, v क्या होता है, वेलोसिटी, पढ़ाया हमने, हम भूल गया होगा, याद नहीं होगा, है ना। v यहाँ पे क्या है, लीनियर वेलोसिटी, और क्या है, रेडियस ऑफ द पाथ, रेडियस ऑफ द पाथ में रास्ता, बता जी सोनम, तो v का वैल्यू कितना होता है, बताओ, नहीं याद है ना, ओमेगा देख, तो फार्मूला हुआ है v बराबर ओमेगा, तो फार्मूला बताया था, v का वैल्यू नहीं याद है, पढ़े नहीं करते हो तो क्या पढ़ोगे,
2 पाई आर बाई टी याद है ना, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी जो 2 पाई बाई टी होता है। 2 पाई बने 360 डिग्री, एक चक्र में कितना डिग्री बनाएगा 307, पाई बराबर 180 डिग्री, 2 पाई और 360 डिग्री, 2 पाई बाई टी और ये ओमेगा, लेकिन हमको यहाँ बी निकालना है। तो एक सर्कुलर सर्कल में क्या होता है, ये देखो सर्कुलर है, लेकिन तो ऐसे करेंगे सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई, अरे ये सीधा होगा, अरे ये गोल है अभी क्या है, अगर इसको हम लीनियर करेंगे तो सीधा कर दिए, तो जो लंबाई रहेगा तो लंबाई क्या होता है 2 पाई आर होता है ना, तो 2 पाई आर के लिए डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बटा में टाइम, वेलोसिटी क्या होगा डिस्टेंस बाय टाइम है, तो 2 पाई आर बटा में टी, तो 1 सेंटीमीटर एप्सिलॉन क्या होता है डी स्क्वायर बाई आर, जब डी का वैल्यू कितना होगा 2 पाई आर बटा में। अब देखो इसी से ये जो न्यूटन था केपलर थर्ड लॉ जो मैं बताया, क्या बताया आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, बताया ना अभी, मतलब आर क्यूब बटा में टी स्क्वायर बराबर क्या हो गया कांस्टेंट ना, कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू, फिक्स वैल्यू। तो इसी नियम के अनुसार के उपयोग करके न्यूटन ने यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन दिया और उसने बताया कि जो फोर्स होता है जो 1/r स्क्वायर के डायरेक्ट विपरीत होता है, दूरी के बीच का समानुपाती होता है, स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये कैसे देखो हम प्रूव कर देते हैं, यहाँ तक समझ में आया, कॉपी कर लिया, जल्दी कॉपी करो। देखो ये बराबर क्या होता है एम ए सी कर देते हैं, ताकि यहाँ पे सर्कुलर पाथ में मेंटेन करा ना, यहाँ पे सेंटीमीटर एक्सेशन लगेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ सब एम गुना बेटा, अभी सेंटीमीटर एक्सेशन बताया 2 पाई आर बटा में टी है ना, ये मैं एसी में क्या बताया था वी स्क्वायर बाई आर बताया था ना, है तो भी क्या बताया था 2 पाई आर बटा में टी, ए आवाज नहीं, तो ये तुम्हारा हो गया 2 पाई बाई बटा में टी, अब बटा में फिर से क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर ना, भी स्क्वायर होता है और ये भी का वैल्यू है, तो एम बी स्क्वायर बाई आर, ऐसे डायरेक्टली लिख रहे तो शायद जवाब तुमको समझ में नहीं आया, जब ए का वैल्यू पुट कर दो क्या हो जाएगा यहाँ पे एम भी स्क्वायर बाई आर, अब भी का वैल्यू पुट करो तो एम 2 पाई आर बटा टी का होल स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा यहाँ तो दिक्कत, तब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा एम दुगुना 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटा में और ना, क्या तो दिक्कत, ये क्या गया ए बराबर ना वी बराबर, अब यहाँ से क्या होगा पता, यहाँ से 3 से चलाएगा तब 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर बटा में टी स्क्वायर, इनको क्या हो जाएगा बेटा आर, क्या होगा अब देखो ध्यान से देखना, नीचे में क्या है ऊपर क्या है, अब केपलर का तीसरा नियम क्या है आर क्यूब बटा में टी स्क्वायर कांस्टेंट ना, है केपलर का तीसरा नियम क्या है आर क्यूब बटा टी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। अब देखो जैसे तो आर स्क्वायर है तो आर क्यूब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम ऊपर भी आर से गुणा करेंगे नीचे भी आर से गुणा करेंगे, ऊपर ये दोनों सेम से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा एक बराबर 4 पाई स्क्वायर एम आर क्यूब बटा में टी स्क्वायर द्वार में आर स्क्वायर। अब इतना कांस्टेंट होगा बेटा, कितना क्यों 4 नंबर है, कोई फिक्स राशि है, चाहे फिक्स नंबर है, पाई का मान 5/7 होता है, फिक्स राशि है, एम ऑब्जेक्ट का मास फिक्स होगा, फिक्स क्वांटिटी है, आर क्यूब बटा टी स्क्वायर क्या होता है कांस्टेंट होता है ना, है तो इतना क्या हो गया, तो वेरिएबल कौन बच गया, इसलिए फोर्स किसके अनुसार वेरी करेगा, हाँ तो यहाँ से लिख सकते हैं हम, देखो सिंस 4 पाई स्क्वायर m is a constant r cube बटा t स्क्वायर बराबर कांस्टेंट by Kepler थर्ड लॉ
बाय केपलर थर्ड लॉ, इसलिए सो वी कैन राइट F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर। मैंने सिर्फ वैरी करेगा जो फोर्स जो है दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो लगता है m1 m2 के बीच में जो फोर्स लगता है वो सिर्फ वैरी करेगा उसके बीच में दूरी के अनुसार, है ना। बाकी इतना वैल्यू क्या आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ बदलेगा, बाकी सब चीज तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by, इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी रख करते हैं, ठीक है। एंड दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, जिस अनुसार से दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स है वैरी करता है किसके, रेडियस के स्क्वायर के अकॉर्डिंग टू। जल्दी कॉपी करो बेटा, बाकी डिलीट करेंगे।